द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा है क्या? फॉल्स भैया ना, अभी तो हमने पढ़ लिया tan a की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी 1 से छोटी, 1 से बड़ी, 2 करोड़ से बड़ी, 2 करोड़ से छोटी, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ सकती है। लेकिन आपके कोर्स में नेगेटिव वाले नहीं है, नेगेटिव 11th क्लास में आएगा, ठीक है। तो tan a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। sec a कह रहा है 12/5 फॉर सम एंगल a, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है भैया। sec थीटा होता है बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें हाइपोटेनस आपकी 12 हो जाए और बेस आपका 5 हो जाए। हाँ बिल्कुल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं हो सकता काम। sin थीटा 4/3, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 3, ये नहीं हो सकता भाई। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट। कोसिकेंट के लिए कॉस यूज होता है या कोसाइन के लिए कॉस यूज होता है? कोसाइन के लिए होता है, तो ये फॉल्स है। कोसिकेंट के लिए कॉस यूज होता है, कोसेक। एब्रीविएशन बताई थी मैंने, साइन कोसाइन के लिए साइन कोस होता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए टेन कोट होता है, और सीकेंट और कोसिकेंट के लिए कोसेक और सेक होता है। तो ये एब्रीविएशन जो है वो कोसिकेंट की नहीं है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए का मतलब होता है कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, तो भैया 1 मार्कर में आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने देखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जिसके अंदर सबसे पहले है 45 डिग्री, जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। भैया आपने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर एक एंगल है 90 डिग्री का, एक एंगल आपने ले लिया 45 डिग्री का, इसी वजह से दूसरा भी आ गया 45 डिग्री का, दूसरा भी 45 डिग्री का आ गया। ये है ए, ये है बी, ये है सी। अगर मैं इस साइड को ए बोलता हूँ तो ये भी ए होगी। हाइपोटेनस कितनी होगी? अगर ये ए है और ये ए है तो हाइपोटेनस कितनी होगी? a√2, ठीक है जी। अब ऐसे ही आ गया यहाँ पे, ये सब चीज़ें हमने से पता लगा ली। साइन थीटा की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका? a, हाइपोटेनस कितनी है? a√2, a से a कट गया, क्या बचा? 1/√2। और ये जो थीटा है ये कितना ले रखा है हमने? 45 डिग्री। ये जो थीटा है आप यहाँ से तो देख रहे हो, और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। तो साइन अगर 45 डिग्री के एंगल से आप देखोगे तो 1/√2 बनता है। मतलब अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस कितनी है? √2। क्लियर? इसका काम जो है यहाँ पे आता है, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर हम अलग अलग वैल्यूज़ की जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है अलग अलग एंगल पे निकालते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो साइन का एंगल अगर मैं 45 रख दूँ तो आंसर आना चाहिए 1/√2। आया था नहीं आया था अभी? साइन 45 कितना आ रहा है? 1/√2। कॉस 45 कितना होगा? 45 के हिसाब से अगर आप देखो तो बेस कितना है आपका? a, और हाइपोटेनस कितनी है? a√2। a से a कट गया, कितना आया? तो कॉस का भी आंसर कितना आएगा? tan 45 कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? a, और ये कितना है? a, कितना आ गया? 1। 1/1 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है। क्लियर है? उल्टा कर दो। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा ही तो होता है, तो √2 लिख देते हैं। ये भी √2, ये 1। चलो जी, एक कॉलम भर दिया हमने, समझ आ गई बिल्कुल। ऐसे सारे भरेंगे अभी। और जी हाँ, टेबल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल बनाने की ट्रिक बता दूंगा मैं आपको कैसे बनाते हैं। लर्न वैसी हो जाएगी तुम्हें करते करते, ठीक है जी। तो 45 का केस समझ में आ गया। हमने ये पता लगा लिया कि ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हो और एक 45 हो, उसका ये सिस्टम बनेगा ही बनेगा। क्लियर है चारवी जी? समझ आया? पानी वानी पीना है किसी ने? अबे पीना है तो बोल देना। हाँ बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ शक्ल से पता लगा लूँगा मैं कौन प्यासा है और किस चीज़ का प्यासा है। पानी भर के दे देना सर जी। भर आगे के दोबारा, शाबाश बढ़िया। ये लो, ये पकड़ लो यार, पानी आ रहा है बेटा। बेटा हर प्यास पानी से नहीं बुझती, मैं अभी अपनी प्यास बुझा रहा हूँ। हैं ले भाई, पकड़ना पीछे। अंश और वो प्रियांशी, और कौन बचा? त्यागी। अरे हो जाएगा अभी, क्यों शर्मा क्यों रहा है? अभी जब मैं बोलूँगा तब स्टार्ट करना, पहले पढ़ लो। आगे चलते हैं। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का सिस्टम देख लेते हैं एक बार। एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक तो 90 है भैया, क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। मेरे को चाहिए था एक्चुअली। हाँ, एक 90 डिग्री रख दिया मैंने, और अगर मैं एक 60 रखता हूँ तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 30 हो जाता है। ठीक है दिव्यांश जी, क्या हुआ? बोर हो गए क्या? अब पढ़ लो बेटा। 2 ही एक्सरसाइज कवर करेंगे, थर्ड वाली नहीं करेंगे अभी, ठीक है।
तो ये है ट्रायंगल, एक स्पेसिफिक ट्रायंगल जिसमें एक 90 है, एक 60 है और एक 30 है। कुछ बता सकते हो कि कौन सी साइड कितनी होगी इसके में? अभी हमें कुछ नहीं पता लग रहा। यहाँ पे तो देखो हमें पता लग गया था ना कि भैया अगर ये है तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, लेकिन अभी यहाँ पे हम कुछ पता नहीं लगा पा रहे। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा ही और बना लो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सा सेम मैंने बना दिया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये 90 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री आ गया। इसको मैंने बोल दिया ए, बी और डी, इसको मैंने बोल दिया सी। ए बी डी कैसा लग रहा है आपको? बताओ क्या की जी? इक्विलेटरल से, बिल्कुल। कैसे है इक्विलेटरल भैया? देखो जी, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल भी मिला के 60 डिग्री का है। जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड भी इक्वल होंगी। तीनों साइड इक्वल हैं तो इसको हम बोल दिया ए, इसको भी हमने बोल दिया ए और इसको भी हमने बोल दिया ए। प्रियांशु जी क्लियर है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसलिए ए बोल दिया, ठीक है। अब जो हमने राइट साइड में बनाया था ना उसको हटा दो, हमारा इसका कोई काम है ही नहीं, ये तो हमने बस अपने काम के लिए बनवाया था। चलो जी, ये तो पूरा ए था, कितना रह गया? हाफ रह गया। चारवी जी बाद में भरना उसको, पहले समझ लो। ये जो ट्रायंगल था इसमें बेस पूरा ए था, अब मैंने आधा ट्रायंगल हटा दिया तो ये कितना रह गया? a/2, तो हाफ ए रह गया। ये दो साइड आ गई। तीसरी साइड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस कितना है? a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितनी है? a का होल स्क्वायर। खोलो उसको, पी स्क्वायर, ये हो जाएगा a²/4 a², पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस a²/4। ए का स्क्वायर करा a², 2 का स्क्वायर करा 4, उधर जाके हो गया माइनस, एलसीएम लेके माइनस करेंगे अब, तो ये हो जाएगा आपका 4a² माइनस a²/4। कितना बचा? ये 4a² में से a² चला गया, 3a²/4, तो p की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3a²/4। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3 का रूट कितना होगा? 3 का रूट 3, a² का रूट, 4 का रूट, तो ये बन गया हमारा, कितना बन गया? √3/2a, √3/2 टाइम्स ऑफ a बन गया। तीनों साइड आ गई। अब निकालते हैं सिस्टम हमारा। साइन थीटा की वैल्यू, इस थीटा की, साइन थीटा नहीं 60 लगा लेते हैं चलो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भैया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना त्यागी जी? √3/2a और हाइपोटेनस कितनी है? a, तो a से a कट गया, कितना बचा? भर दो भैया। तो भैया साइन 60 डिग्री में वैल्यू हमने भर दी √3/2। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक रेफरेंस एंगल 60 डिग्री होगा, उस टाइम पे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? √3/2 आनी चाहिए। अंश cos 60 की वैल्यू बता दे बेटा। cos 60 के अकॉर्डिंग cos 60 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? a/2 और हाइपोटेनस कितनी है? a से a कट गया, कितना बचा? 1/2। तो भैया भर दो, cos 60 आ जाएगा 1/2। प्रियांशु जी tan 60 कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है? √3/2a, √3a/2 और बेस कितना है? a/2। सेम पोजीशन वाले कट जाएंगे, a का a कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? तो भैया √3 आ गया tan 60। 3 आ गए तो 3 कैसे निकालेंगे बाकी के? उल्टा करके, √3/2 का 2/√3, 1/2 का 2, √3 का 1/√3। ठीक है। जो 30 वाला केस है वो भी इसी से ही आ जाएगा। क्या एज्यूम करना है अब हमें एज्यूम करना है कि थीटा ये है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ एक बार ताकि अच्छे से समझ में आए। और ये जो हमारा ABC था इसको मैंने ऐसे करके फ्लिप करवा दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका BCA 90 60 और ये आ गया 30। इसके हिसाब से काम करना है 30 के हिसाब से, ठीक है जी। तो 30 के हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर है a/2 और इसके हिसाब से बेस कितना आ गया? √3/2a और हाइपोटेनस तो a है ही, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहती है, ठीक है। अब बताएगा विकास साइन 30 की वैल्यू बता बेटा। 30 के हिसाब से साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? a/2
और हाइपोटेन्यूज कितनी है ए से कट गया, क्या बचा 1/2। cos 30 कितनी आ गई यश? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा, बेस कितना है √3/2a बेस है। हाइपोटेन्यूज कितनी है ए से कट गया, क्या बचा? जो पहले साइन के पास था अब कॉस के पास है, और जो पहले कॉस के पास था अब साइन के पास है। tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan 30 परपेंडिकुलर a/2 और बेस कितना है √3/2a। ए से कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा, उल्टा हो गया मामला। ठीक है, तीनों वैल्यूज पुट कर दो। तो sin 30 कितनी हो गई? जो पहले इसकी थी 1/2। cos 30 कितनी हो गई? जो पहले उसकी थी √3/2। और tan 30 कितनी हो गई? जो कॉट की थी 1/√3। सारा उल्टा मार दो, 1/2 का 2, ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है जी, 3 कॉलम भरे जा चुके हैं, सिर्फ 2 कॉलम और हमारी टेबल हो जाएगी कंप्लीट। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब भाई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 0 डिग्री हो, पॉसिबल है? लेकिन हम इमेजिन करके बनाएंगे। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसी को तो पॉसिबल करने के लिए बैठे हम। मान लेते हैं ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। अगर ये बेस है, इसको मैं बेस को थोड़ा सा कम कर दूँ इतना, तो जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंगल बड़ा है या घटा है? बड़ा है। पहले देखो इतना कम था, अब और आगे अगर मैं कर दूँ इसको, बेस को, बेस छोटा कर रहा हूँ मैं, बढ़ गया एंगल ही कम हो गया? बढ़ गया। पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। कि मान लो ये बिल्डिंग है और ये तुम हो, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाओगे तो मुंडी ऊपर नहीं करके देखनी पड़ेगी, तो एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है। दूर से देखोगे तो एफिल टावर भी इतना लंबा, अरे ये तो रहा इतना था, ऐसे नहीं दिखता, इतना था। हाँ, पार जाके देखो फिर पता लगेगा, और भाई था। तो दूर से कोई चीज़ देखिए तो छोटी दिखती है क्योंकि एंगल छोटा होता है। अब आपको ये इमेजिन करना है, ध्यान से सामने देखते रहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैं बेस को कम करे जा रहा हूँ, तो देखो एंगल बढ़ रहा है, और इतना कम करे जा रहा हूँ कि बिल्कुल मैंने एंगल 90 डिग्री कर दिया। समझ रहे हो क्या हुआ? यहाँ पे गायब हो गया। जो बेस है वो कम हो रहा है और एंगल बढ़ रहा है। ठीक है जी, ये बंदा है मेरा ए, ये है बंदा मेरा बी। ए और बी को बिल्कुल एक के ऊपर एक रख दिया मैंने। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज क्या हो रही है? कम हो रही है धीरे धीरे। अब एक टाइम पे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बराबर हो गई। हुआ नहीं हुआ? ठीक है जी, अब देखो समझो क्या है। ए और बी सेम जगह पे आ चुके हैं, सी हमारा ऊपर हो चुका है। एंगल सी कितना हो गया? 0 डिग्री। भाई एंगल सी जो था धीरे धीरे कम हो रहा था, कम होते होते बिल्कुल 0 हो गया। एंगल ए कितना हो गया? 90 डिग्री। और सी तो बी तो 90 है ही। जैसे ही आपका एंगल ए 90 डिग्री हो गया, उस समय पे आपका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बराबर आ गए। बेस कितना हो गया? 0। कहाँ है बेस? है ही नहीं बेस। तो बेस तो पहले था ना। अगर आप इसको ऐसे करो तो बेस अभी इतना है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, बेस को मैंने बिल्कुल 0 कर दिया। क्लियर? अब आप ए पे खड़े होकर देखो, ए कितना है हमारा? 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो इक्वल आ गए। अगर दो चीज़ें इक्वल है तो उनको मैंने ए बोल दिया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ए, हाइपोटेनस की वैल्यू ए अपॉन ए 1। त्यागी जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहा है अगर आप एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना पाए जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो और जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो भी 90 डिग्री का हो, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने शुरुआत में आपको ये बताया था कि भैया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा रहता है। वो कब होता है? जब इस तरीके का ट्रायंगल हो। अगर आप ट्रायंगल का बेस कम करते रहोगे तो हाइपोटेनस धीरे 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 परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बराबर हो गया तो कट के आंसर बना गया। 4 बजे सामने देख लो, घर जाने की जल्दी मत करोगे, थोड़ा सा ही रह गया बस। समझ आया यहाँ पे बात? cos 90 कितना हो गया? cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। 4 बजे बेस कितना है? बेस ए बी कितना हो गया? 0। कहाँ ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। ट्रायंगल का बेस तो आपने छोड़ दिया, बिल्कुल डंडा खड़ा हुआ है एक। तो बेस 0 हो गया, हाइपोटेनस चाहे कुछ भी हो, आंसर 0 आएगा। tan थीटा कितना आ गया? tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या कीजिए बताना? हाँ जी, नहीं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? ए। और बेस की वैल्यू अगर a अपॉन 0 होता है तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। रैशनल नंबर के अपॉन में 0 आता है क्या कभी? आ गया। आ गया तो क्या करें अब? लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो अगर 0 आ जाता है तो आप आंसर लिख दोगे नॉट डिफाइंड। शॉर्ट फॉर्म के लिए n.d। टेबल भर दो अब इसकी।
तो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे आ रही है 1, कॉस की आ रही है 0, tan की आ रही है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नीचे वाले को उल्टा कर दो। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। 0 का उल्टा, 0 का मतलब है 0/1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, तो यहाँ पे आ जाएगा ND। और नॉट डिफाइंड क्या है? 1/0, 1/0 का उल्टा करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब आ जाओ 0 डिग्री पे। ये केस हो गया, ये तो 90 का था ना, हम 90, हम ये एंगल हमने बड़ा बड़ा करते 90 कर दिया। अब हम परपेंडिकुलर को 0 करेंगे। ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये 90 डिग्री, ये है थीटा। इसको अगर मैं धीरे 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 नीचे करूँ, परपेंडिकुलर कम हो रहा है, एंगल कितना हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? एंगल कम हो रहा है। कम होते 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 तो बिल्कुल कम कर दिया मैंने। तो एंगल ये कितना हो गया हमारा? 0 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? 0। परपेंडिकुलर बचा ही नहीं कुछ, जो ऊपर बिल्डिंग थी ढह गई पूरी, और बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर आ गया। ऐसा ही हुआ ना? क्या हुआ? अभी तो देखो हाइपोटेन्यूज बड़ा था, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, बेस छोटा है। धीरे धीरे आप पास मिलाते रहो तो हाइपोटेन्यूज छोटा हो रहा है, छोटे होते 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 बिल्कुल हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर हो गया। तो अब 0 डिग्री के अकॉर्डिंग बताना जरा, साइन 0 डिग्री कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 0, तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज 0। कॉस 0 कितना होगा? शाबाश, कॉस 0 1 हो गया। कैसे? कॉस 0, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज तो बराबर है, इसलिए 1 आ गया। अक्ष tan 0 कितना आ गया बेटा? tan क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 0, बेस क्या है? A, 0 ही आएगा। तो 0 1 0, 0 1 0, 0 का रेसिप्रोकल करोगे नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल करोगे नॉट डिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1। तो भैया ये टेबल है हमारी। तो अगर हमें ये टेबल याद हो जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं हम। कैसे क्वेश्चन है? क्वेश्चन, चलो पहले क्वेश्चन कर लें, पहले ये देख लें। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल एज थीटा इंक्रीजेज। दुनिया में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं रिलेशन, एक होती है इंक्रीजिंग, एक होती है डिक्रीजिंग। पॉपुलेशन का नाम सुना है तुमने? थक गए जारवी जी? थोड़ा सा ही रह गया बस, 28 पे है ना, बस 32। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, वो तो मैं ही कर पाऊँगा जल्दी जल्दी से। पॉपुलेशन और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये पॉपुलेशन है और ये है टाइम, तो ग्राफ जो है ऐसे जाएगा। ऐसे ग्राफ का मतलब क्या होता है? साइंस में आपने पढ़ा होगा, पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, घट नहीं रही कभी। ऐसा नहीं हो रहा कि पॉपुलेशन बढ़ी, थोड़ी सी घटी फिर बढ़ी ना, घटने का कहाँ ऑप्शन है यहाँ, बढ़े ही जा रही है। जहाँ दुनिया मर रही थी कोविड में, तभी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। काम ही नहीं था भाई, कुछ क्या करें। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड सुना होगा आपने, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और टाइम का ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो ग्राफ जाएगा ऐसे। पेट्रोलियम बना था जब अर्थ बनी थी हमारी, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, डायनासोर मर गए, ज़मीन के अंदर दब गए, सड़ गए, मांस उनका बिल्कुल गल गल के तेल बन निकल गया उसमें से। ठीक है, कहते हैं ना जब कोई ज़्यादा मेहनत करवा लेता है, अरे भाई क्या तेल निकालेगा इसका, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अगर आप मांस को अगर आप ज़्यादा टाइम तक छोड़ दो, उसमें से तेल निकल आता है। तो वो जो तेल था सड़ के गल के टेम्परेचर प्रेशर के अंदर रख के, तो अर्थ के अंदर तो गर्मी होती है बहुत सारी, ठीक है ना, हीट निकलती है अंदर से। अगर आप बोरिंग का पानी निकालोगे गर्म पानी निकलेगा, क्यों? क्योंकि अंदर तो हीट हो रही होती है, लावा और मैग्मा ये सब होता है। तो भैया पेट्रोलियम पहले जितना था अब तो कम ही हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी चलेगी, फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार, सब इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं, पेट्रोलियम नहीं बना सकते। 1 मिलियन साल लगेंगे भाई साहब बनाने के लिए, कम से कम। है तुम्हारे पास? आज अगर मैं सार्थक को ज़मीन में गाड़ दूँ ऐसे ही, 1 मिलियन साल बाद पेट्रोलियम बन जाएगा इसका यूज़ कौन करेगा? हैं, थोड़ा सा ही बनेगा, तो क्या फ़ायदा। तो ये है डिक्रीजिंग और ये है इंक्रीजिंग। टाइम तो देखो कभी घटेगा नहीं, टाइम तो बढ़ेगा, एक चीज़ हमेशा बढ़ती है। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है, तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीज़ कर रहा है। टाइम के बढ़ने के साथ साथ पेट्रोलियम डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब इसे डिक्रीज़ कर रहा है। तो एज थीटा इंक्रीजेज, 6 के 6 बंदों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एज थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा इंक्रीजेज। क्या मतलब है, कहना क्या? वो कह रहा है कि देखो आप थीटा बढ़ा रहे हो, पहले आप 0 पे थे, फिर 30 पे गए, फिर 60 पे गए, सॉरी 30 के बाद 45, फिर 60, फिर 90। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी है या घटी है? पहले कितनी थी साइन की वैल्यू? 0, फिर कितनी हो गई? 1/2 यानी 0.5, फिर कितनी हो गई? 1/√2 0.7 के अप्रोक्स आंसर आता है, फिर हो गई √3/2 0.8 के अप्रोक्स आंसर आता है, और फिर हो गई 1। तो एंगल के बढ़ाने के साथ साथ साइन की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि भैया एज थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा भी इंक्रीजेज, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। कॉस की वैल्यू क्या हो रही है?
डिक्रीजेस। अच्छा खासा 1 था पहले, फिर कितना हो गया √3/2, फिर हो गया 1/√2, फिर 1/2, बेचारा 0 ही हो गया। 1 करोड़ का बैलेंस था, अब 0 बैलेंस है। यही मतलब हुआ ना इसका। तो डिक्रीज़ कर रहा है। tan क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। पहले 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इतनी बड़ी वैल्यू जो हम सोच ही नहीं सकते। tan 90 का मतलब नॉट डिफाइंड हो जाता है। भैया tan भी जो है आपका इंक्रीजिंग होता है। tan थीटा इंक्रीजेज। cosec थीटा क्या कर रहा है, cosec थीटा है भैया पहले नॉट डिफाइंड था। नॉट डिफाइंड मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, फिर 2 हो गई, फिर √2 हो गई, फिर 2/√3, फिर 1 हो गई, घट रहा है। फिर 2 से 1 पे आ गया तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो cos थीटा डिक्रीजेज। cos अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो sec तो इंक्रीज़ ही कर रहा होगा, और अगर tan इंक्रीज़ कर रहा है तो cot थीटा डिक्रीज़ कर रहा होगा। क्लियर। साइन, tan और sec इंक्रीज़ करते हैं, और इन्हीं के को फंक्शन cos, कोटेंजेंट और कोसेक डिक्रीज़ करते हैं अगर आप थीटा बढ़ाते हो तो। क्लियर है। 1 नंबर का भाई साहब एसर्शन रीज़न या फिर ट्रू फॉल्स आपका आएगा ही आएगा इस तरीके से, बच्चों को समझ नहीं आ पाता। प्रियांशी जी क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहेंगे भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इवैल्यूएट दिस। आपको ये दे रखा है, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर देना है, कुछ नहीं करना। क्या ये बताना जरा, वैल्यू याद है क्या, साइन 60 की वैल्यू बता दो। ठीक है कि साइन 60 की वैल्यू डालो, उसकी मल्टीप्लाई cos 30 से कर दो, फिर प्लस लगा दो, फिर साइन 30 की वैल्यू निकाल दो, और फिर उसकी मल्टीप्लाई cos 60 से कर दो। ये कहना चाह रहा है वो। साइन 60 की वैल्यू बताना, साइन 60 हो जाएगी √3/2, √3/2। cos 30 कितनी है, √3/2 ये बेटा, प्लस साइन 30 कितनी है 1/2, और cos 60 भी कितनी है 1/2। वैल्यू पुट कर दी। अभी तो टेबल में से देख के कर सकते हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे टेबल आपको याद हो जाएगी। √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, 2 को 2 से करा 4 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 ज़ा 4, डिनोमीटर सेम है, 3 + 1/4, 4/4 कट 1 आ गया। बस कुछ नहीं लिखना, सीधा वैल्यू को पुट करना है, आंसर निकाल देना है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। 5 cos स्क्वायर लगा दिया अभी इन्होंने। क्या करना है इसके अंदर, स्क्वायर कर देना है बस। 5 cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर। चलो जी, स्क्वायर की वैल्यूज डाल दो भैया फटाफट से। अगर बुक है आपके पास तो टेबल से मेरे को बताते रहो। 5 टाइम्स cos 60 कितना आ रहा है बताओ। √3/2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 का स्क्वायर, क्यों का क्या मतलब है भाई। sec 30 बताओ, sec 30 कितना है, बुक में टेबल है बेटा, खोल लो। 2/√3 कहना चाह रहा है बेटा तू। 4 × sec 30 हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 हो जाएगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर। साइन 30 कितना है 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, सबके स्क्वायर लगा दिए, सिंप्लीफाइड। सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट को सॉल्व करना होता है। 5 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4। क्लियर है यहाँ तक। मल्टीप्लाई करा दो, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5/4 बन गया। 4 की 4 से करेंगे तो हो जाएगा 16/3, और माइनस का 1 है तो 1 के अपॉन में 3 लगा दो, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा दो। ये 1 है ना, 1 के अपॉन में 1 है, एलसीएम ले लो। नीचे बन गया 1/4 और 3/4, तो बन गया 1 + 3/4। ठीक है, ऊपर बन गया आपका क्या कर रहा हूँ मैं, 3 से एलसीएम क्यों नहीं लग रहे हैं, फिर हम 12 से ही लेंगे ना सीधा। इसके अपॉन में है 1, ये है 4, ये है 3, ये है 1। 4 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 4 नहीं बना सकते, लेकिन तीनों को 12 बना सकते हैं। 12 बना दो सबको, तो इसको 12 बना देंगे। ये हो जाएगा आपका 5 × 3/4 × 3 प्लस इसको बनाएंगे 12 4 से मल्टीप्लाई करके, और इसको बनाएंगे 12 12 से मल्टीप्लाई करके। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारा 4/4, 4/4 तो कट के 1 ही आ गया, तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो चुका है, न्यूमिनेटर बचा बस। 5 3 15/12, 16 4 64/12, और ये हो जाएगा 12/12। 15 64 12/12 67/12 आंसर है आपका। बोर्ड के अंदर आया हुआ है बहुत बार, मैंने टेस्ट में भी दिया। ठीक है, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको। कोई दिक्कत है अंश, चारवी जी?
दिव्यांशी जी, इफ़ tan a प्लस बी √3 दे रखा है और tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा है, वो कह रहा है कि जो a प्लस बी का कंबाइन आंसर है वो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका a का आंसर आ गया 40 और b का आंसर आ गया 100, दोनों को प्लस करके कितना आ गया 140। भाई दोनों को प्लस करके 90 से छोटा ही रहना चाहिए या 90 आना चाहिए। ठीक है जी, अगर आपको लग रहा है कि a और b का आंसर प्लस करके 90 से बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब गलत कर रहे हो आप। दूसरा हमने बोल रखा है a की वैल्यू b से बड़ी है, a की वैल्यू b से बड़ी है तभी तो माइनस हो रहा है, छोटी में से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या करेंगे इसमें, हेयर tan a प्लस बी आपको दे रखा है √3। tan की वैल्यू √3 होती है कभी, टेबल में देख के बताना। tan की वैल्यू √3 होती है, कब होती है? तो 30 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है जी, टेबल के हिसाब से tan की वैल्यू 60 डिग्री पे √3 आती है, तो इसी तरीके से हमने इसको लिख दिया tan 60 डिग्री। ये वाला tan और ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी का आंसर कितना आ गया, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से लग रही है, थर्ड चैप्टर। ऐसे ही दूसरा बना लो आप, तो यहाँ बना देंगे हम tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। कब होती है tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? क्या जी, tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री पे। tan से tan कट जाएगा तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री हो गई सेकंड इक्वेशन। ये एक तरह से x प्लस वाई और x माइनस वाई तो हो गए, 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन बना दिया आपने। सॉल्व कर दो यूजिंग एलिमिनेशन। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था हमने यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। वो कह रहा है देखो जी, a और b को अगर आप प्लस करते हो तो 60 आ रहा है, a और b को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 30 आ रहा है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम, a प्लस a कितना हो गया 2a, b और माइनस b कैंसिल हो गए, 60 और 30 हो गया 90। a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, तो भैया a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हमें बताएं क्या पता है? वो कह रहा है a और b को प्लस करके 60 आना चाहिए, a प्लस b 60 आना चाहिए, तो b की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस a यानी कि 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो भैया इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, a और b की वैल्यू निकालनी होती है। तो a आ गया 45, b आ गया 15। क्या दोनों को प्लस करके 60 बन रहा है? क्या दोनों को माइनस करके 30 बन रहा है? सही आंसर इसका। ठीक है, क्या कीजिए, कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? ओके क्लियर सब? √3 को हमने tan 60 लिख लिया, tan से tan काट के a प्लस बी का आंसर 60 आना चाहिए। यहाँ से देख ले, tan के किसी भी एंगल का आंसर √3 कब आएगा, जब वो एंगल 60 होगा। कंपेयर करके, तभी मैंने काटा नहीं है, कंपेयर करा हमने। ठीक है जी, कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि भैया 2 की पावर x है और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4, तो 2 से 2 कट नहीं सकता, लेकिन कंपेयर हो सकता है। तो कंपेयर करके आपको x की वैल्यू 4 मिल जाती है। इसी तरीके से मैंने कंपेयर कर लिया कि भैया √3 आता है tan की वैल्यू जब 60 हो, तो a प्लस बी का आंसर 60 आना चाहिए ना, तभी तो √3 आएगा। ये सब जब टेबल रन होगी तभी होगा। हाँ जी, टेबल तो बिल्कुल मस्ट है आपको लर्न करने के लिए, तभी होएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज जो है हम कर लेंगे इससे, 8.1 और 8.2। 8.1 के अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, p/h p/q ये सब निकालने के लिए। सेकंड एक्सरसाइज में टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टेबल आप याद करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप पैक मत करो अभी, जो मैंने आपको टेस्ट दिया है उसको खत्म कर दो फटाफट से। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स हैं, टिक द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फटाफट से करके मेरे को पकड़ा दो, उसके बाद चले जाना छुट्टी मौज। फटाफट से कर दो, जिससे पता लग जाएगा कितना समझ में आया। थोड़ा सा ध्यान लगा के करना। हाँ जी, टेबल लगा दूंगा मैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है।